हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टेशनरी वेव्स को स्टडी कर रहे थे। हमने देखा था कि जो स्टेशनरी वेव्स हैं उन स्टेशनरी वेव्स को हम लोग जनरेट कर सकते हैं या तो स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग्स के अंदर, वहाँ पर ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव जनरेट कर सकते हैं, और या फिर किसी एयर कॉलम के अंदर विच इज़ ऑर्गन पाइप, वो या बंद ऑर्गन पाइप हो या फिर क्लोज ऑर्गन पाइप हो या फिर वो ओपन ऑर्गन पाइप हो, दोनों के अंदर अपन लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिकली जब अपन इनको स्टडी करते हैं लैब में, तो जो स्ट्रेस स्ट्रिंग के अंदर स्टेशनरी वेव हैं उनको हम लोग एक इक्विपमेंट का डिवाइस का यूज़ करके स्टडी कर सकते हैं विच इज़ कॉल्ड सोनोमीटर। ठीक है, वो अपनी लैब में है, उसको अपन बाद में देखेंगे जब अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक बार मैं उसका बेसिक बता देता हूँ, अपने सिलेबस में है। ठीक है, सो स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में जो स्टेशनरी वेव्स हैं उनकी स्टडी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट अपन यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड सोनोमीटर। ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू स्टडी stationary waves, transverse stationary waves in stressed string। इसके अंदर क्या है, रेजोनेंस काम में आता है। अपन रेजोनेंस को लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। रेजोनेंस क्या होता है, कंडीशन होती है। अपन को पता है कि जब भी वाइब्रेशन जनरेट होते हैं साउंड वेव जो है ना, वो वाइब्रेशंस की फॉर्म में ही ट्रैवल करती है। जब भी वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं तो वो वाइब्रेशन डैम्प्ड या अनडैम्प्ड हो सकते हैं। अपने लास्ट लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया था। अभी जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट है ना, जब भी कोई स्ट्रेस स्ट्रिंग हो, चाहे वो ऑर्गन पाइप हो, वो अपनी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के साथ, है ना, जो उसकी बेसिक फ्रिक्वेंसी है उसके साथ जब वाइब्रेट करता है तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो उस टाइम जो उसके वाइब्रेशंस होंगे, है ना, वो कैसे होंगे, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन होंगे। लेकिन हमको पता है कि मीडियम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे खुद मीडियम के पार्टिकल्स जो क्या कर देते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन उसके एनर्जी का लॉस करते हैं। उसकी एनर्जी की लॉस की वजह से उसका जो एम्पलीट्यूड है वो रिड्यूस होता जाता है, एंड दोज ऑसिलेशंस आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस, है ना। उसमें अपन एक थर्ड टाइप के ऑसिलेशन पढ़े थे विच आर कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स ऑसिलेशन में क्या होता था कि अपन किसी एक्सटर्नल सोर्स से वाइब्रेशन प्रोवाइड करते थे। उससे क्या होता था कि अपना जो एक तो देने वाला सोर्स हो गया, है ना, उससे जब अपन एक्सटर्नल वाइब्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो अपना वाइब्रेशन करने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके वाइब्रेशन क्या होते जाते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, अपन उसको बाहर से देते जा रहे हैं। ठीक है, तो अपन उससे वाइब्रेशन करवा रहे हैं कंटिन्यूस, तो विच आर कॉल्ड फोर्स वाइब्रेशन। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि जो फोर्स वाइब्रेशन अपन देते हैं ना, वो फेज़ पे डिपेंड करते हैं कि भाई जिसको अपन वाइब्रेशन दे रहे हैं वो कंटिन्यूस वाइब्रेशन करेगा या नहीं करेगा। मान लो सेम फेज़ में नहीं दिया, अपोजिट फेज़ में दिया, तो वाइब्रेशन बहुत जल्दी रुक जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि सोर्स जिससे अपन वाइब्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और वाइब्रेट करने वाला ऑब्जेक्ट, वो दोनों की फ्रिक्वेंसी अगर मैच कर जाए तो ऑब्जेक्ट के जो वाइब्रेशन है वो क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। और ये जो कंडीशन होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, ये अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। यहाँ भी वही अपन क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से वाइब्रेशन प्रोवाइड करते हैं। सोनोमीटर में एक वायर होता है उसको, ठीक है, तो वो दोनों सेम फ्रिक्वेंसी से जब वाइब्रेट करने लगते हैं तो रेजोनेंस की कंडीशन यहाँ पे जनरेट होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक वुडन बॉक्स होता है जो होलो बॉक्स होता है। जो वुडन बॉक्स अपन लेते हैं, है ना, उसकी जो वुड है उसको अपन ऐसी लेते हैं जो सॉफ्ट हो। ठीक है, किसी भी सॉफ्ट वुड से बना हुआ एक वुडन बॉक्स अपन लेते हैं जो कोई भी दो स्टैंड्स पे लगा हुआ होता है। ठीक है, एक बार डायग्राम देखेंगे, ये इस तरह का एक वुडन बॉक्स होता है। ये वुडन बॉक्स इस तरह कोई भी दो स्टैंड पे लगा हुआ होता है, इस तरह से।
ठीक है, इसको अपन स्टैंड पे रखते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो वुडन बॉक्स होता है ना, इस वुडन बॉक्स में क्या होता है कि एक वायर को स्ट्रेच करते हैं अपन। ठीक है, एक अपने पास मेटल का वायर होता है जिसके थ्रू स्ट्रेच स्ट्रिंग अपन को क्या करने होते हैं, वाइब्रेशन स्टडी करने होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक साइड ऐसे हुक के थ्रू अपन वायर लगाते हैं इसमें, ठीक है। इसमें एक साइड तो क्या है, फिक्स हुक होता है जिससे वायर को कनेक्ट किया जाता है इधर। ठीक है, उस वायर को कनेक्ट करके अपन क्या करते हैं, इधर से पास करवा के, और इधर होती है एक पुली। ठीक है, उस पुली से होके वो वायर जो होता है वो इधर आता है, और यहाँ उसके ऊपर अपन वेट सस्पेंड करते हैं। एक और हुक होता है जिसके अंदर अपन ये वेट सस्पेंड करते हैं। ठीक है, अब वेट सस्पेंड करके अपन क्या कर रहे हैं, इसमें टेंशन जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अपन को पता है कि जो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है ना, वो क्या था, n इक्वल टू जो बेसिक फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 1/2L √T/m। ठीक है, तो टेंशन जनरेट करनी है अपन को, टेंशन जनरेट करने के लिए अपन यहाँ क्या करते हैं, यहाँ वेट सस्पेंड करते हैं। तो जो टेंशन है वो किसके इक्वल हो जाती है, mg के इक्वल हो जाती है। ठीक है, अच्छा एक अपन को इसमें क्या होता है, L फाइंड करनी होती है, लेंथ फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ एक सोनोमीटर पे स्केल लगा हुआ होता है। अच्छा, लेंथ अपन को वो फाइंड करनी है जो लेंथ वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, वायर का जो लेंथ वाइब्रेट करेगा, जिसके अंदर वाइब्रेशन स्टेशनरी वेव जनरेट होंगी, वो लेंथ अपन को फाइंड करनी है। उस लेंथ को फाइंड करने के लिए यहाँ क्या लगाते हैं अपन, एक स्केल लगाते हैं। ठीक है, अब अपन को क्या है कि अगर लेंथ अपन चेंज करेंगे तो देखो लेंथ पे अपने वाइब्रेशंस डिपेंड कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है, तो उस लेंथ को अपन वेरी कर सकते हैं। अब लेंथ को वेरी करने के लिए क्या करते हैं कि दो छोटे छोटे और वुडन ट्राइंगल शेप के वुडन बॉक्स ब्लॉक होते हैं। ठीक है, जिनको अपन बोलते हैं ब्रिजेस। ठीक है, ऐसे हो जाएंगे इस तरह के। ठीक है, इनको साइड से देखेंगे तो इस तरह की शेप होती है कुछ। ठीक है, ये इस तरह। ठीक है, वुडन ब्लॉक होते हैं। अभी जो वुडन ब्लॉक होते हैं, इन वुडन ब्लॉक्स को इसके ऊपर अपन रखते हैं अपने सोनोमीटर के, और सोनोमीटर के ऊपर ऐसे रख के इनको दोनों साइड ये इस तरह अपन अपने वायर को कनेक्ट करते हैं। वायर इन ब्रिजेस के ऊपर से होके जाता है, और ये इधर इसको अपन पुली से कनेक्ट करते हैं। तो ब्रिजेस के बीच में जो वायर होता है ना, वो लेंथ अपनी क्या करती है, वाइब्रेट करती है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन साउंड जनरेट करते हैं। साउंड जनरेट करने के लिए यहाँ क्या करते हैं, इसमें ये होल होते हैं। ठीक है, ये होल होने से क्या होता है कि अपने पास एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है। ट्यूनिंग फॉर्क क्या करेगा, ट्यूनिंग फॉर्क इसको वाइब्रेशंस प्रोवाइड करेगा, एक तरीके से एक्सटर्नल सोर्स हो गया। ट्यूनिंग फॉर्क जैसी शेप होती है इस तरह की उसकी। ठीक है, उसकी अपनी खुद की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है जिससे वो वाइब्रेट कर सकता है। ठीक है, वो वाइब्रेट कैसे करता है, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क अपने पास होता है, इसको अपन ऐसे हाथ में पकड़ते हैं। अपने पास एक रबर पैड होता है, उस रबर पैड के ऊपर इसको ऐसे मारा जाता है, उससे वो क्या करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। जब वो वाइब्रेट करने लगता है तो उसको अपन इस वायर के पास लेके आते हैं। जब वायर के पास लेके आते हैं तो वो अपने वाइब्रेशंस वायर को ट्रांसफर करता है, और उसी फ्रिक्वेंसी से अपना वायर भी वाइब्रेट करने लगता है। ठीक है, जब अपना वायर वाइब्रेट करता है तो ये जो होलो बॉक्स है ना, इसके अंदर जो एयर है ना, उसके अंदर वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। ठीक है, जो वो वाइब्रेशन जनरेट होते हैं वो साउंड जनरेट करते हैं। ये जो होलो होल्स है ना अपने पास, ये होलो बॉक्स जो है, इस पे जो होल्स हैं उनसे अपनी जो साउंड है वो बाहर आती है। ठीक है, अब यहाँ जो अपन ने ट्यूनिंग फॉर्क के थ्रू वाइब्रेशन जनरेट करे, उन वाइब्रेशंस की जो फ्रिक्वेंसी है वो अपन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। n इक्वल टू 1/2L √T/m, ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं। m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, वो अपन वायर का पहले से कैलकुलेट करके रखते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्क जब अपन इसके पास लेके आते हैं तो ये रेजोनेंस की कंडीशन में आता है। रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है कि जो फ्रिक्वेंसी है ट्यूनिंग फॉर्क की, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो इक्वल हो जाती है किसकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के।
ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की जब इक्वल हो जाती है तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी मुझे पहले से पता होती है, वो ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर लिखी हुई होती है, ठीक है। जब वो उसी फ्रीक्वेंसी से अपना वायर वाइब्रेट करने लगता है तो वो फ्रीक्वेंसी अपन यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। अब जब फिर दोनों फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएंगी तो अपन अपने फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह अपना सोनोमीटर क्या करता है, वर्क करता है। बाकी प्रैक्टिकल अपन इसको लैब में देखेंगे बाद में, ठीक है। तो उससे अपन को और अच्छे से आ जाएगा किस तरह इसका प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है। तो इस तरह अपन ने जो स्टेशनरी वेव्स पढ़ी थी। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर अपन ने लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ी हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव का ही एक एग्जांपल है विच आर साउंड वेव्स, ठीक है। अब साउंड वेव्स के बारे में अपन ने थोड़ा सा शायद 9th क्लास में भी पढ़ रखा होगा। साउंड वेव्स 3 टाइप्स की होती हैं एक्चुअल में। कौन कौन सी होती हैं? रेंज के बेसिस पे, ठीक है। अपन को पता है कि जो ह्यूमन ईयर है, ठीक है, साउंड वेव्स जो हैं वो एक्चुअली में क्या होती हैं, वाइब्रेशन ही होती हैं, है ना। मीडियम के अंदर जो वाइब्रेशन होते हैं वो वाइब्रेशन अपने ईयर ड्रम तक ट्रेवल करते हैं और ईयर ड्रम तक ट्रेवल करके वो वाइब्रेशंस क्या करते हैं, अपने ईयर ड्रम पे सेंसेशन जनरेट करते हैं और वही सेंसेशन अपने ब्रेन तक ट्रेवल करता है, ठीक है। उससे अपन को चीज़ें जो साउंड है वो सुनाई देती हैं, ठीक है। अब अपने को जो ह्यूमन ईयर को जो फ्रिक्वेंसी सुनाई देती है दैट इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, या फिर इसको अपन 20 किलो हर्ट्ज भी बोलते हैं। ये फ्रिक्वेंसी जो होती है इसको अपन ऑडिबल फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपनी ऑडिबल वेव होती है, ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं ऑडिबल साउंड होती है ये, ठीक है। इसके बीच में कोई भी फ्रिक्वेंसी का वाइब्रेशन अगर आएगा तो वो अपन को सुनाई देगा, ठीक है। अपन भी जब बोलते हैं तो मेरी साउंड आपको सुनाई दे रही है, मतलब मैं ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में ही मेरी जो साउंड है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है। जनरली क्या होता है कि जो वुमन साउंड होती है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो एवरेज 280 हर्ट्ज होती है और जो मेल साउंड होती है उसकी फ्रिक्वेंसी ऑलमोस्ट 140 हर्ट्ज होती है, ठीक है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि शार्पनेस ज़्यादा होती है ना, फीमेल साउंड में। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ग्रेटर है, 280 हर्ट्ज है। तो दोनों इसी रेंज में लाई करती हैं, इसलिए अपन एक दूसरे को सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से जो लेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक, है ना, या फिर इंफ्रा साउंड बोल सकते हैं, ठीक है। साउंड की बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इंफ्रासाउंड बोलेंगे। वो आपको सुनाई नहीं देंगी, ठीक है, वो वेल को सुनाई दे सकती है। वेल कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज करती है, वेल करती है, एलिफेंट करता है ना, और भी एनिमल्स हैं जो इसका यूज कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। वोल्केनिक जो इरप्शन होता है ना, वोल्केनिक इरप्शन का पता लगाने के लिए भी इंफ्रासोनिक साउंड का यूज किया जाता है, वहाँ इंफ्रासोनिक साउंड जनरेट होती है, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन के अंदर। मोर देन 20,000 हर्ट्ज जो साउंड है उसको बोलते हैं अपन अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव हो जाएगी वो, ठीक है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड सुना भी होगा अपन ने, मेडिकल पर्पसेस में काम आता है, मेडिकल डायग्नोसिस में, ठीक है। तो इस तरह ये जो साउंड वेव है ये उसके 3 टाइप्स हो गए, ठीक है। अपन का जो बेसिक वाला पड़ता है वो किससे पड़ता है, ये 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ये अपन को सुनाई देती है, ठीक है। अब देखो साउंड वेव जो है वो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो साउंड वेव की जो वेलोसिटी है अपन वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, है ना। देखो
वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव की बात करूं, लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर ये है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी अपन को पता है क्या होती है, v इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन रो। ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, जहां ई क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और रो क्या हो गया, डेंसिटी किसकी, मीडियम की। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो साउंड वेव की वेलोसिटी है ना वो किस पर डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। ठीक है, मीडियम जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे जो वेलोसिटी है साउंड की वो भी कैसे क्या होगी, चेंज होती जाएगी। मान लो मैं सॉलिड्स के लिए बात करूं, ठीक है, तो सॉलिड्स के लिए तो E विल बी इक्वल टू वाई, यंग मॉड्यूलस। ठीक है, दैट मीन्स जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो दैट विल बी अंडर रूट वाई अपॉन रो। ये यूज कर सकता हूं मैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टील के लिए यूज करूं, ठीक है, स्टील के लिए अगर मैं वाई की वैल्यू देखूं तो 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर होती है। ठीक है, और डेंसिटी की अगर बात करूं स्टील की तो 7800 kg पर मीटर क्यूब ये होती है ना। तो अगर मैं वेलोसिटी स्टील के अंदर फाइंड करूं दैट विल बी 2 × 10⁻11 अपॉन 7800। तो वेलोसिटी जो होगी साउंड की स्टील के अंदर दैट विल बी 50-60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अपन इजीली क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला के थ्रू वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर लिक्विड्स की बात करूं, ठीक है, तो लिक्विड्स के लिए अपन को पता है कि भाई जो E है दैट इज व्हाट, B और बीटा, दिस इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस। पता है अपन को, दैट मीन्स जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट B अपॉन रो। यूज कर सकता हूं मैं सिंपली। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं वाटर के लिए लूं, तो वाटर के लिए जो बल्क मॉड्यूलस होता है B वो होता है 2.04 × 10⁻11 मीटर पर सेकेंड, सॉरी न्यूटन पर मीटर है ना। और अपना जो रो डेंसिटी वाटर की वो 1000 है ना फॉर वाटर। तो अगर मैं वेलोसिटी फाइंड करूंगा 2.04 × 10⁻11 अपॉन 1000, तो 1000 के आसपास आएगी ये ऑलमोस्ट। ठीक है, 1000 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, वाटर के अंदर भी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली इसको कैलकुलेट कर लेना, 1400 की समथिंग कुछ आएगी ऐसी। ठीक है, 1400 मीटर पर सेकेंड के ऑलमोस्ट अपनी वैल्यू आएगी। तो अपन को ऐसे पता चल रहा है कि भाई सॉलिड में जो वेलोसिटी है वो कैसी है, हायर है, लिक्विड के अंदर लोअर है ना। एयर के अंदर और भी लोअर होती है, जो प्रैक्टिकल वैल्यू एयर के अंदर वो 332 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अच्छा जो न्यूटन था ना, न्यूटन ने एयर के अंदर जो साउंड प्रोपगेट करती है उस साउंड के बारे में बात की। ठीक है, उसने बोला कि जो साउंड प्रोपगेट करती है ना, तो साउंड के अंदर क्या होता है, अब उनको पता है कंप्रेशन होते हैं और रेयरफेक्शन होते हैं। ठीक है, तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जब होते हैं ना, तो उसने बोला कि भाई इस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर जो टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अभी अपन ने फिजिक्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी किया नहीं है, तो थर्मोडायनेमिक्स जब अपन पढ़ेंगे ना तो अपन डिफरेंट थर्मल प्रोसेसेस पढ़ेंगे। तो डिफरेंट थर्मल प्रोसेसेस में एक जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेसेस, वैसे तो अपन इसको पढ़ लेंगे, पर अभी के लिए आप कॉपी के अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लेना क्या होती है, इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। नाम से पता चल रहा है वैसे तो।
ठीक है। जो वो प्रोसेस आइसोथर्मल, जिसके अंदर टेम्परेचर कैसा रहे, सेम रहे, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। अच्छा, आइसोथर्मल जो प्रोसेस होती है ना, वो बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है। बॉयल्स लॉ क्या है, P इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। भाई अपना जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या है, पी वी इक्वल टू एनआरटी, है ना। इसके बारे में तो केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा शायद। तो अगर टी कांस्टेंट हो जाएगा तो एन और आर तो कांस्टेंट होता ही है, तो पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इस बॉयल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। किसका प्रोपगेशन, साउंड का प्रोपगेशन। ठीक है, तो न्यूटन ने बोला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो साउंड का प्रोपगेशन है दैट इज कंप्लीटली आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या किया न्यूटन ने, फॉर्मूला दिया साउंड की वेलोसिटी के लिए एयर के अंदर, है ना। क्या बोला उसने कि भाई जो प्रोपगेशन है ना ऑफ साउंड दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ये है, ठीक है। अच्छा, अपने पास जो बेसिक फॉर्मूला है लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए वो क्या है, v इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन रो। बल्क मॉड्यूलस बोल सकता हूँ v इक्वल टू वी अपॉन रो लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, क्या था, b का जो फॉर्मूला था दैट वाज इक्वल टू प्रेशर के इक्वल आ रहा था वो, है ना, ऐसा अपन ने पढ़ा था। ठीक है, दैट वाज व्हाट, b इक्वल टू p अपॉन डेल्टा v अपॉन v, ये अपन ने पढ़ा था। ठीक है, पढ़ा था ना। यहाँ डेल्टा p कर सकता हूँ, चेंज इन प्रेशर माइनस हो रहा था इसके अंदर, चेक कर सकते हैं अपन, है ना। अपन पहले ही पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को। बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू डेल्टा p अपॉन डेल्टा v अपॉन v। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वॉल्यूम भी तो चेंज होता है बल्क मॉड्यूलस के अंदर। ठीक है, जब न्यूटन ये बोलता है कि भाई ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, बॉयल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, तो बाय आइसोथर्मल प्रोसेस है दैट मीन्स जो पीबी है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर पीबी कांस्टेंट रहेगा, अगर मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दूं, देखो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन होगा, p कांस्टेंट एक बार तो v का, प्लस v कांस्टेंट एक बार p का, और सामने कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स p dv विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस का v dp। ठीक है, दैट मीन्स माइनस का v dp अपॉन dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, p। ठीक है, दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज माइनस का dp और क्या हो जाएगा, dv अपॉन v इक्वल टू क्या हो जाएगा, p। प्रेशर किसका फॉर्मूला है भाई, ये बल्क मॉड्यूलस का। ठीक है, दैट मीन्स जो p प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, बल्क मॉड्यूलस के इक्वल होगा, अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो। ठीक है, दैट मीन्स जो फॉर्मूला है ना वेलोसिटी का, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v इक्वल टू अंडर रूट p अपॉन रो लिख सकता हूँ। ठीक है, अपन को पता है p, अगर मैं जनरल में नॉर्मल कंडीशन में ईयर के अंदर साउंड की वेलोसिटी फाइंड करूँ तो p प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, यही है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और नॉर्मल जो डेंसिटी होती है कि वो 1.29 है। अगर वो मैं इसके अंदर रखूं, डेंसिटी तो कितनी 1.29 है जनरल, और प्रेशर क्या है 1.01 × 10⁵। ये तो जानते हैं अपन, प्रेशर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं प्रेशर को। तो जो वेलोसिटी आएगी दैट इज 1.01 × 10⁵, और डेंसिटी कितनी है 1.29, तो ये ऑलमोस्ट 280 मीटर पर सेकेंड आती है। ठीक है, इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो 280 मीटर पर सेकेंड जब यहाँ से आई है ना, किससे आई है, न्यूटन के फॉर्मूला से आई है। ठीक है, जबकि प्रैक्टिकल जो ऑब्जर्वेशन है ना अपनी, वो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि जो वेलोसिटी है साउंड की वो कितनी है, 332 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई डिफरेंस आ रहा है। ठीक है,
तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है, बाद में एक और साइंटिस्ट था लाप्लास ने बोला कि एक्चुअली में क्या है कि न्यूटन ने गलत बताया कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ऐसी प्रोसेस है। पर उसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? लाप्लास के अकॉर्डिंग, ये साउंड का जो प्रोपगेशन है वो आइसोथर्मल प्रोसेस ना होके एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। अभी एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? एडियाबैटिक प्रोसेस वो होती है जिसके अंदर जो हीट है ना उसका ट्रांसफर नहीं होता, मतलब जो हीट एक्सचेंज ना करे। भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हीट तो एक्सचेंज हो सकती है ना। इस रूम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, है ना, अपन सब लोग हीट रिलीज कर रहे हैं, फिर भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर बढ़े नहीं, उसके लिए क्या कंपलसरी है कि जो एक्स्ट्रा हीट जनरेट हुई वो बाहर निकल जाए, ठीक है। तब तो प्रोसेस क्या बनी रहेगी? आइसोथर्मल बनी रहेगी। पर अगर जो हीट जनरेट कर रही है सिस्टम की वो अंदर ही रहे, ठीक है, या फिर हीट में कमी हुई, है ना, रिड्यूस हुई हीट, तो उसी वजह से टेम्परेचर रिड्यूस हो जाए, वो भी उस मीडियम के अंदर ही रहे, मतलब मीडियम अपने बाहर बाउंड्रीज से और टेम्परेचर को एक्सचेंज ना करे, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो लाप्लास ने बोला कि यहां गलती कर गया न्यूटन, जो साउंड का प्रोपगेशन है वो आइसोथर्मल प्रोसेस ना होगा, एक ऐसी प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब in which medium does not exchange heat। उसने बोला कि एक्चुअली में क्या होता है, किसने बोला? लाप्लास ने इसका करेक्शन दिया फॉर्मूला का, उसको अपन बोलते हैं लाप्लास करेक्शन, ठीक है। लाप्लास ने क्या बोला कि भाई देखो क्या होता है कि कंप्रेशन होते हैं, रेयरफेक्शन होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि या तो मीडियम के पार्टिकल्स पास पास आते हैं या फिर मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, रेयरफेक्शन होगा, दूर दूर जाएंगे, कंप्रेशन होगा, पास पास आएंगे। तो उसने बोला जब पार्टिकल्स पास पास आते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और पार्टिकल्स जब दूर दूर जाते हैं तो टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि उससे जो हीट का एक्सचेंज है ना, ये जो प्रोसेस है वो इतनी ज़्यादा फास्ट होती हैं दोनों, रेयरफेक्शन या कंप्रेशन की, कि अपना जो मीडियम है ना, जिस मीडियम में साउंड चल रही है, उस मीडियम को इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो क्या करे? हीट एक्सचेंज करे। अगर एक्स्ट्रा है उसको बाहर फेंके, बाहर दे दे, कम है तो बाहर से ले ले, इतना टाइम मीडियम को मिलता ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस कैसी है? वेरी फास्ट प्रोसेस है। तो इसकी वजह से उस प्रोसेस को उसने क्या बोला कि भाई एडियाबैटिक प्रोसेस है ये, ठीक है। वैसे तो डिटेल में दोनों प्रोसेस को अपन पढ़ेंगे जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो उसने क्या बोला कि भाई उसने बोला कि जो कंप्लीट प्रोसेस है ना वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस है तो फॉर्मूला में करेक्शन करना पड़ेगा। तो क्या करेक्शन किया? अकॉर्डिंग टू लाप्लास जो प्रोपगेशन है साउंड का वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो फॉर्मूला है उसी को फॉलो करेगा, रूल है, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस ये बोलती है कि पीवी की पावर गामा इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट, है ना। अब यहाँ कुछ नई चीजें अपन को मिल रही हैं जो अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। गामा जो है वो एडियाबैटिक कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है वो मीडियम्स के लिए डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई मीडियम है अपना मोनोएटॉमिक गैस का मीडियम है तो उसके लिए गामा की वैल्यू 1.67 होती है। डायटोमिक गैस का मीडियम है तो उसके लिए जो गामा की वैल्यू है वो 1.41 होती है, ठीक है। तो मीडियम के अकॉर्डिंग गामा की जो वैल्यू वो चेंज हो जाती है। गामा रेशियो होता है एक, ठीक है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे सब कुछ, ठीक है। पीवी की पावर गामा क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। इस इक्वेशन को फॉलो करेगा अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो, ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू निकालूं, मतलब वही डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी निकालूं, डिफरेंशिएशन कर दूं इसका, ठीक है। तो दिस इज पी, बी पावर गामा इज गामा वी एंड गामा -1 एक्स पावर एन का कर दिया, और डी बी प्लस का क्या हो जाएगा? वी पावर गामा एंड डी पी, और कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। सो दिस इज व्हाट? गामा पी इक्वल टू व्हाट? वी पावर गामा डी पी
ये इधर v की पावर क्या आ जाएगा, गामा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया और गामा p इक्वल टू क्या बच गया, माइनस का p, अच्छा ये dv और आएगा और dp अपॉन dv, तो गामा p इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का dp अपॉन dv अपॉन v, किसकी वैल्यू है, बल्क मॉड्यूलस की। दैट मीन्स बल्क मॉड्यूलस p प्रेशर के इक्वल ना होगा, किसके इक्वल हो जाएगा, गामा p के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब गामा p के इक्वल अगर ये हो जाएगा, दैट मीन्स जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो क्या होगा, अंडर रूट गामा p अपॉन रो। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट गामा। अगर मैं अपनी एटमॉस्फेयर के लिए फाइंड कर रहा हूं, जहां जो गैसेज हैं मैक्सिमम वो डाइएटॉमिक गैसेज हैं, गामा की जो वैल्यू होती है, अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो उसके लिए 1.67, डाइएटॉमिक है तो क्या हो जाएगी, 1.41 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं 1.41 रख के ही कैलकुलेट करूं, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1.41 और अंडर रूट p अपॉन रो, ये वैल्यू तो अपन पहले फाइंड कर चुके हैं। तो वो जो वेलोसिटी है ना साउंड की, वो आती है 332 मीटर पर सेकेंड, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द प्रैक्टिकल वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो इस तरह लाप्लास ने प्रैक्टिकल वेलोसिटी के इक्वल निकाल के वैल्यू को ये बात प्रूव कर दी कि भाई एक्चुअली में जो साउंड का प्रोपगेशन है ना, वो क्या है, एक एडिएबैटिक प्रोसेस है। इसीलिए जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है एयर के अंदर, वो कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड होती है ना। अप्रॉक्स वैल्यू निकालेंगे 331 पॉइंट समथिंग आएगी, 8 या 9, तो अपन ने उसको 332 रख दिया। ठीक है, तो इस तरह अपन लाप्लास के फॉर्मूला से वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल सकते हैं। तो देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड तो डिफरेंट भाई मीडियम पे डिपेंड कर रही है। तो मीडियम की प्रॉपर्टीज जैसे जैसे चेंज होंगी, टेम्परेचर चेंज होगा, डेंसिटी होगी, ह्यूमिडिटी हो गई, है ना, मीडियम के अंदर एयर भी फ्लो कर सकती है, तो इनके साथ उसकी वेलोसिटी भी चेंज कर सकती है। तो किन फैक्टर्स पे अपने साउंड की वेलोसिटी डिपेंड करती है, उन फैक्टर्स को अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।